की वर्तमान स्थिति और परिस्थिति पे जब हम विचार मंथन करते हैं तो एक भयंकर विध्वंस एक घटना सामने आती है। आप सभी को पता है, मणिपुर। आप उस मणिपुर जो भारत देश के एक राज्य है, उस मणिपुर में एक घटना घटित हुई जिसमें एक वो समुदाय था जो वाकई आरक्षण और प्रतिनिधित्व का अधिकार रखता, और एक वो समुदाय है जो उस आरक्षण को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र पूर्वक बनाए हुआ एक जाल में वो फंसा। आप महसूस करके देखिए, वहां का वो समुदाय जो उस आरक्षण के मूल अधिकार के लिए लड़ रहा था, और एक समुदाय जो बोगस था, जिसको आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी, जो यहां का मूल बसिंदा है ही नहीं, उन दोनों के बीच में लड़ाई लड़ाई गई। आज एक महाराष्ट्र के अंदर भी यहां का आदिवासी और एक धनगर आदिवासी के बीच में पंगा चला। मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है। महसूस करिए, जो लड़ाई है, ये लड़ाई आपस में अचानक नहीं उपजी है। इसको उपजाने वाला कोई व्यक्ति है जो पीछे बैठ के मुर्गा लड़ाई का खेल लड़ रहा है। आप इस चीज को अगर नहीं समझेंगे तो तैयार हो जाइए, दूसरा मणिपुर महाराष्ट्र में भी होगा, दूसरा मणिपुर दंगा मध्य प्रदेश में भी होगा, दूसरा मणिपुर दंगा आपके छत्तीसगढ़ में भी होगा, वहां पर भी यही लड़ाई है, और दूसरा मणिपुर दंगा जम्मू कश्मीर में भी होगा। वहां के लड़के भी अर्धनंग प्रदर्शन करें, यही मुद्दे को लेकर जिस मुद्दे पे आज यहां बैठे हैं। ये लड़ाई पूरे विश्व के समस्त आदिवासी समुदाय, एसटी एससी ओबीसी समुदाय के बीच और इस देश के वो दुश्मन समुदाय जो यहां पर से घुसे हैं या जबरदस्ती इस आरक्षण की लड़ाई में उनको डाला जा रहा है, उनके बीच है। वहां पर भी सैकड़ों माताओं बहनों को सरेआम सड़कों पे नंगा घुमाया गया। वही समुदाय, जिस समुदाय का मुख्यमंत्री मणिपुर में बैठा है, उसने अपने ही लोगों के हाथों AK-47 जैसे कई घातक हथियार और बम के गोले उनके हाथ में सौंपकर उनको खत्म किया गया। आप इस बात को जितना जल्दी समझ जाए उतना बेहतर होगा कि इस देश में आदिवासी मुक्त भारत बनाने के लिए, मूल निवासी मुक्त भारत बनाने के लिए तमाम षड्यंत्र गढ़े जा चुके हैं, षड्यंत्र बनाए जा चुके हैं, रणनीतियां बनाई जा चुकी है। कब कौन सा वायरस लेके आएंगे, किस बीच में कौन सा कानून बनाएंगे, कब कौन सी सरकार बनेगी, कब ईवीएम के साथ कहां खेला करना है, कहां किसके साथ लड़ाना है, ये पूरी रणनीतियां बन चुकी है। सारी रणनीतियां बन चुकी है। आपको किस तरीके से मारा जाए, आपको किस तरीके से लड़ाया जाए, आपको किस तरीके से सत्ता से दूर किया जाए, ये सारी रणनीति बन चुकी है। लेकिन मैं आप सभी जो यहाँ पर जितने भी सामाजिक संगठन और पार्टी के मुखिया बैठे हुए हैं, आपसे सवाल सीधा है कि आपने अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए या फिर दुश्मनों से जो होने वाली आपकी जो वैचारिक लड़ाई और केमिकल वॉर जो होने वाला है, वैचारिक वॉर जो हो रहा है, साइकोलॉजिकल वॉर जो हो रहा है, इससे लड़ने के लिए आपने क्या तैयारियां किया, कितनी आपने रणनीति बनाया? अगर आपसे सवाल करें तो आपके पास सिर्फ जीरो, कोई प्लानिंग नहीं है। तैयार हो जाइए, मरने के लिए तैयार हो जाइए। आपको एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से वो मारेंगे। आरक्षण के अधिकार छीन के आपको वो मारेंगे। केमिकल वॉर आपके सामने, कोविड के रूप में केमिकल वॉर आपके सामने छोड़ा गया, टेस्ट किया गया कि ये इंप्लीमेंटेशन होगा कि नहीं, अमल होगा कि नहीं। उस केमिकल वॉर में वो सफल हुए। आपका वो व्यक्ति, इसी समाज का कोई व्यक्ति अगर गरीब भिखारी है, उसकी कोरोना में मृत्यु नहीं हुई। जो हॉस्पिटल गया वो मरा, और जो गांव में ही क्वारंटाइन था वो मरा नहीं। जिसने वैक्सीन लगाया, बाद में वैक्सीन लगाने वाले, उस वैक्सीन बनाने वाले लोगों के साथ क्या हुआ आप देख लीजिए। जिस वैक्सीन के नाम पर फोटो लगा लगा के वैक्सीन लगाया जा रहा था, वो फोटो अचानक क्यों हटी, आप विचार करिए। आपको केमिकल से मारा गया, आरक्षण छीन के मारा जाएगा, आपके लोगों को नक्सलवादी बताकर मारा जाएगा, आपके लोगों को शहर में जमीन छीन कर मारा जाएगा। आपके लोगों को मारने के सभी षड्यंत्र बन चुके हैं। इस देश को किस तरीके से तानाशाही बनाया जाए, इस देश को किस तरीके से हिटलर के मंसूबे पे किस तरीके से इस देश को चलाया जाए, वो रणनीति उनके द्वारा बना ली गई है। जो लोग टीवी और बीवी में खुश हैं,
अपने घर में एसी में पड़े रहते हैं, पहला नंबर उनका आएगा। अभी आपने देखा आरक्षण में वर्गीकरण करके उन्होंने एक ही वर्ग के दो लोगों को लड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आया कि एक वो लोग जो वाकई आरक्षण के हकदार है और एक वो लोग जो आरक्षण के हकदार नहीं है लेकिन उनको लड़वाया। इन दोनों की लड़ाई होगी तो ये मूल वसिंदे, मूल मालिक बहुजन लोग जीत जाएंगे वो लड़ाई। तो क्या किया जाए, इसको और बांटा जाए। उसको और बांटने के लिए अभी वर्गीकरण कर रहे हैं कि यहां पर इस जमाती के इस व्यक्ति में जो आगे बढ़ चुका है उसको इतना परसेंट देंगे और जो पीछे है उसको इतना परसेंट देंगे। उनको लड़ाएंगे। अब वो लड़ाने के लिए उन्हें लाख षड्यंत्र बना लिए, उनको युद्ध जीतना है। लेकिन आप विचार करिए, ये जो कौम जो आज अपने हक अधिकार के लिए अपने घर से निकलकर कुर्सी में नहीं बैठ सकती, ये वो कौम जो अपने दुश्मनों को नहीं पहचान सकती, ये वो कौम जो अपने युद्ध जो सामने वाले व्यक्ति जो दुश्मन आपके खिलाफ चाल बनाए उसको नहीं समझ पाती, उस कौम का हारना निश्चित है। उस कौम का हारना निश्चित है जो अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाई। उस कौम का हारना निश्चित है जो दुश्मनों की पार्टियों में घुस के जाके बैठे हैं। उस कौम का हारना निश्चित है जो चंद आमदार खासदार बनने के लिए उन पार्टियों में घुस के बैठे हैं। उनके बच्चे भी उसी मौत मरेंगे जिस मौत आज आपके और हमारा आने वाला अस्तित्व जिस तरीके से मरने वाला है। कोई एक की लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारी कमी यह हुई है, सबसे मुख्य कमी यह हुई है कि हमारे लोगों को दोस्त और दुश्मन में फर्क और पहचान करना नहीं आया। बाकी बात की बात है, हम जिनसे लड़ रहे हैं वहां पर हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है। और आपको पता है, अगर आप बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ेंगे तो बीजेपी का मुख्य व्यक्ति सामने कभी नहीं आएगा, आपके भाई को सामने करके लड़ाएगा। कांग्रेस का भी कोई व्यक्ति आएगा, अगर उसके साथ कोई लड़ाई हो उसमें भी आपके व्यक्ति सामने आके लड़ेगा। आप मारने वाला भी आपका और मरने वाला भी आपका। उनने इस तरीके से अपनी रणनीति तय करें। आपकी रणनीति क्या है? आपके लोग तो बैठ ही नहीं पाए हैं, आपस में लड़ रहे हैं। आप विधायक सांसद की बात करते हैं, अरे आने वाले 20 साल का भविष्य की आप बात करिए तो आपके आंखों से आंसू निकलेंगे। आने वाले 20 साल बाद का फ्यूचर आपका ये होगा कि आपके लोग बड़ी मजदूरी करने के लिए भी उनके पास साधन संसाधन नहीं होंगे। आपके लोगों के पास जो गाड़ियां आप देख रहे हैं ये गाड़ियां नहीं दिखेगी। अरे ऐसे कई कानून, कई बिल अभी पेंडिंग है जो अभी आना बाकी है। अभी BNS आया, BNS भारतीय न्याय संहिता। सोच के देखिए क्या हुआ उसमें, क्या अपडेट हुआ। आपके हमारे लोगों ने कभी नहीं पढ़ा, वो उलझे हुए हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो भी आदिवासी, जो भी मूल निवासी आंदोलन करता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन करके उसको उठा के जब तक चाहे जब तक अंदर भर के रख रहे हैं। आपको पता है, आपको लगता है कि हमारे व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जज के सामने प्रस्तुत कर देगा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, संविधान हमारे साथ है। अरे उस संविधान को संचालन करने वाले कौन लोग बैठे हैं आप याद करिए। जब बाबा साहब का जब उस समय आंदोलन चल रहा था, वैचारिक आंदोलन चल रहा था, अपने लोगों को अधिकार देने का आंदोलन चल रहा था, उसी समय कई समुदाय के लोग उसी संविधान सभा में थे। बाबा साहेब ने क्या कहा था आप सभी को पता होगा कि संविधान, इस देश का संविधान दुनिया में सबसे बेहतर संविधान है। चलाने वाले लोगों के ऊपर निर्भर करता है। अच्छे लोग बैठेंगे तो संविधान बहुत बढ़िया तरक्की करेगी, देश तरक्की करेगा उस संविधान से चल के। गलत लोग बैठेंगे तो विध्वंस करेंगे, मारेंगे, जमीन छीनेंगे, बहु बेटियों की इज्जत लुटेगी। और वो बात सही साबित हुई, आज वही हो रहा है। ये नागपुर के अंदर यहां का मूल बासिंदा राज नहीं कर रहा है, बड़ा व्यापारी दूसरे समाज का व्यक्ति है। खनिज आपके पास नहीं है, दूसरा व्यक्ति खनिज आपकी जमीन से निकाल रहा है। बड़ा अधिकारी भी आपका नहीं है, बाहर का व्यक्ति आके यहां राज कर रहा है। आपका क्या है? किसी भी डिपार्टमेंट में, न्यायपालिका में आपके लोग नहीं है। और ये बात सत्य साबित हुई कि गलत लोगों के हाथ में संविधान चलाने की चाबी है, और वो कितना तहस नहस करना है वो सब कुछ करेगा, और जितना बर्बाद करना है वो आपको करके रहेगा। आप रोकोगे कैसे कि आपके पास रणनीति बनी है? अरे विचार करिए, ये जो लड़ाई बहुत वैचारिक लड़ाई है। पहले तो आपको साइकोलॉजिकल रूप से
मजबूत होना पड़ेगा, वैचारिक रूप से अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। यहां तो आपस में ही एक दूसरे को मार काटने की लड़ाई चल रही है, तो कहां से ग्राउंड फुल होगा आपका? आपके लोग नहीं जागे हैं, आपने जमीन तैयार की ही नहीं है। आप फसल लगाने की बात करते हो, फसल काटने की बात करते हो, फसल सिंचाई करने की बात करते हो, लेकिन आपने उस जमीन को तैयार नहीं किया। जब तक आपकी जमीन उपजाऊ नहीं बनेगी, जब तक आपकी जमीन तैयार नहीं होगी, तब तक आप उसमें फसल मत लगाओ। लगा भी लिए तो आप कैसे सत्ता में आओगे? कितने विधायक खड़े हो जाए, कितने आमदार खासदार के लिए आप खड़े कर दो, लेकिन याद रखिएगा, बीज वहीं पर फलता है, फसल वहीं पर उगती है। जो जमीन को जिसने उपजाऊ किया हो, मेहनत किया हो, उसको उपजाऊ बनाया हो, उपजाऊ बनाने के बाद उसमें बीज लगाया हो, लगाने के बाद बीज को सिंचाई किया हो, सिंचाई करने के बाद उसकी रखवाली किया हो, रखवाली करने के बाद उसको ईमानदारी से काटा हो, काटने के बाद दूसरे उसको चोर ना ले, उसकी सुरक्षा करके अपने घर में लाया हो। आपने क्या किया? आप आमदार खासदार के लिए आपके व्यक्ति उतर गए, लेकिन उन्होंने कभी ये देखा नहीं क्या उसकी समाज या गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत है या नहीं है। वो मान्यवर काशीराम साहब का एक विचार याद आता है कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें अगर मजबूत नहीं है, वो समाज कभी राजनीति में सफल नहीं हो सकता। ये बात सत्य साबित हुई, हम आंखों से देख रहे हैं। आपका सामाजिक मजबूत नहीं है, वैचारिक रूप से मजबूत नहीं है। कितने ही खड़े हो जाइए, आपको अपने ही भाई आपके खिलाफ खड़े होकर आपकी वोट काटेगा। आपका अपने ही भाई जब आप जाओगे वोट मांगने के लिए तो पैसा मांगेगा। आपका अपने ही भाई जब उसको आप आरक्षण बचाने की लड़ाई में बुलाओगे तो वो नहीं आएगा। क्या उसको पता ही नहीं है? ये लड़ाइयां आंख बंद करके लड़ी जा रही है, और जब तक आंख बंद करके लड़ाई लड़ेगी तो निशाना कहां लगेगा ना आपको पता ना मुझे पता। आइए, समय है हमारे पास। अरे जितने लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, उतने ही लोग अगर जिम्मेदारी ले कि हर 100 गांव के अंदर अंदर मैं अपना एक एक योद्धा खड़ा करूंगा जो पूरे गांव के लोगों पे भारी रहेगा, तो विश्वास मानिए 10,000 लोगों की ओरिजिनल योद्धाओं की फौज खड़ी होगी। अभी आपके पास कोई फौज नहीं है जिसमें आपके सैनिक ही तैयार नहीं, क्योंकि याद रखिएगा, लोकतंत्र में आपको ऐसी फौज चाहिए जो कलम की मजबूती जानती है। लेकिन जब राजतंत्र था उस समय ऐसी फौज चाहिए होती थी जो तलवार चलाने में शिक्षित प्रशिक्षित हो, हर हथियार चलाने पे प्रशिक्षित हो। लेकिन आज वो नहीं है, वो समय गया लड़ाई वाला, राजतंत्र वाला। अभी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। आपके पास कानूनी योद्धा चाहिए, वैचारिक योद्धा चाहिए। वो तैयार जब तक आपके पास नहीं, आप कैसे युद्ध लड़ोगे? सामने हजारों की फौज है, वही टोपी वालियों की, चड्डी वालियों की, जो अभी निकली थी रैली में कुछ दिन पहले, अभी कल परसों हर जगह है। वो उन लोगों से लड़ने के लिए आपकी फौज कहां है? कैसे लड़ोगे उनसे? कितने प्रशिक्षित लोग आपके साथ हैं? तो मैं जब पीछे देखता हूं तो कोई सैनिक प्रशिक्षित नहीं, और जो सैनिक प्रशिक्षित नहीं है उसकी तलवार आप ही के भाई की गर्दन में रखी रहेगी, दुश्मन के गर्दन में नहीं। तो आप सभी जितने भी संगठन पार्टी के समस्त साथियों से आग्रह करते हैं कि आइए अपनी जमीन तैयार करो। आपकी लड़ाई किन लोगों से है उनकी पहचान करो। कौन से संगठन आपके इस आरक्षण के पक्ष में है, कौन सा संगठन आरक्षण के खिलाफ है, इनकी पहचान करो, अपनी समाज को बताओ। अगर ये नहीं बताओगे तो याद रखिएगा, आज जितनी कुर्सियां दिख रही है, आने वाले समय में यहां पर 1-2 लोग दिखेंगे। ये लड़ाई हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बड़ा दुख होता है जब हम गांव-गांव जाते हैं और हमारे लोगों को ऐसी अवस्था में देखते हैं जैसी अवस्था में हम अंग्रेजों के समय अपने आप को देखते थे। याद रखिएगा, गुलाम और शासक समाज आप ही के सामने है। बस फर्क इतना है कि आपको पहचानना सिखाना है कि कौन गुलाम समाज है और कौन आजाद समाज है, कौन शासक समाज है। आपकी दृष्टि इस लेवल पे परखने वाली अपने लोगों की ही नहीं है, वो दृष्टिकोण आपको देना पड़ेगा। और वो दृष्टिकोण तभी बनेगा जब आप उनके बीच में जाके इन विषयों में चर्चा करोगे, उनके बीच में जाके दिन भर अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते हुए, जब आप काम धंधा करते हो, लेकिन शाम को जाकर अपना 2 घंटा उस समाज के लिए दीजिए। जिस दिन आप ये विचार विमर्श करना शुरू कर देंगे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके इस प्रतिनिधित्व के अधिकार पे कोई भी आंख उठा के नहीं देखेगा। कपेगा वो, इस लेवल का माहौल खड़ा होगा। लेकिन कब? जब आप ये काम शुरू करेंगे।
जब आप अपने आप से सवाल करिए, हर रोज कितना घंटा आप समाज के लिए देते हो, कितना समय आप समाज के लिए देते हो, कितना समय आप अपने लोगों के बीच में उनको समझाने में देते हो, तो आप कुछ भी समय नहीं दे रहे हो। लेकिन आपका दुश्मन के पास उसी आप ही को खत्म करने के लिए, आपके अधिकारों को खत्म करने के लिए, आपके अस्तित्व को खत्म करने के लिए वो कहां कहां बैठता है, उसके स्थान चिन्हित है। कब बैठक करेगा, कब अपने मिशन में संशोधन करेगा, कौन काम करेगा, कौन लड़ाई लड़ेगा, उसका सब कुछ तय है। लेकिन यहां टेबल वर्क भी आपको करना है, लड़ाई भी आपको करना है। तो कैसी अव्यवस्थित लड़ाई है आपकी। आइए, इस लड़ाई को जीतना है तो हमारे इतने ही लोग बहुत काफी है। आज ही के दिन से मैं बोलता हूं, हर एक तहसील में अगर 100 लड़के तैयार करने में भी हमने मेहनत करे तो मात्र 1 महीने के अंदर हम 100 लोगों को तैयार कर सकते हैं। एक तहसील, एक तालुका में सिर्फ पूरा तहसील के, पूरे तालुका के लोगों को सुधारने की जरूरत नहीं है। जब आप 100 लोगों को एक तहसील, एक तालुका में तैयार कर दोगे, सिर्फ 1 महीने उन्हीं पे समय दोगे, बाकी सब कुछ बोल के, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं वो 100 लोग एक दिन में, एक तहसील में 100 गांव में एक दिन में बैठक करेंगे, 2 दिन में 200 गांव में, 3 दिन में 300 गांव में। आप खुद सभी गांव घर घर अगर जाने की कोशिश करोगे तो आप अव्यवस्थित लड़ाई लड़ रहे हो। जब आपके 100 लोग तैयार हो जाएंगे और जब वो 100 लोगों को आप बोलोगे तो आप 5 दिन के अंदर 500 गांव में बैठक करने की ताकत रखने वाले लोग हो। लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ हमारा सिपाही, हमारा योद्धा बेचारा अकेला जाता है, ये गांव में बैठक करता है, वो गांव में कर रहा है। कब तक करोगे अकेले? आप नहीं लड़ पाओगे ये लड़ाई को ऐसे अकेले। आपको सारा समय ये पूरी समाज को सुधारने में अगर सारा समय दोगे तो आप नहीं सुधार पाओगे। आपको वो 100 योद्धा तैयार करना पड़ेगा जो वैचारिक रूप से कलम की लड़ाई, संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए बेटर हो। इतना मजबूत बना दो कि वो 100 लोग, आप विधायक और आमदार खासदार की बात कर रहे हैं, आपके 100 लोग जिस दिन अगर 10 दिन ही अगर बैठक कर दिए तो कैलकुलेट कर लीजिए 1000 गांव में आप 10 दिन के अंदर बैठक करोगे और वैसे ही आपके साथ सब कुछ तैयार हो जाएगा। वैचारिक टीम, राजनीतिक विंग, सांस्कृतिक विंग, सभी विंग तैयार हो जाएगी। लेकिन लड़ाई लड़ने का एक फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, तब आप और हम सफल होंगे। अन्यथा साथियों, आपकी और हमारी छोटे छोटे संगठन अपने मिशनों में कभी कामयाब नहीं होगा। अभी एक ही व्यक्ति लड़ता है। याद रखिएगा, एक योद्धा, एक सेनापति अकेला पूरे युद्ध को नहीं जीत सकता। उस सेनापति का पहला कर्तव्य है कि वो अपनी सेना को प्रशिक्षित करे। जिस दिन वो सेना प्रशिक्षित हो जाएगी उस दिन वो हर एक लड़ाई अपने आंखों के सामने लड़ते हुए देखेगा और जीतेगा भी। और मुझे विश्वास है कि हम सब इस और काम करेंगे और मात्र 10 दिन हमें चाहिए। 10 दिन के अंदर हम इस देश की सत्ता को परिवर्तन करने में आसानी से संपन्न कर देंगे। लेकिन उसके लिए हर किसी को शपथ लेना पड़ेगा, हर किसी को इस लड़ाई को लड़ने के लिए एक फॉर्मूला, एक रणनीति तैयार करना पड़ेगा। और आप, मुझे विश्वास है आप सभी लोग के पास मोबाइल है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ये फोन का सही उपयोग करें। अरे छान मारिए सारी चीजों को, जो चीज समाज को जगाने समझाने के लिए जरूरी है। मुझे विश्वास है आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर आप वो करके दिखाएंगे जो विगत 40-50 सालों में नहीं हुआ। और ये करने के लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, पूरी समाज को तैयार करने की जगह उन 100 लोगों को एक तहसीलों में तैयार करिए। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर वो 100 लोग तैयार हो गए, आप क्या बनाना चाहते हो, जिला परिषद, चाहे आमदार खासदार, ये तो छोटी मोटी बात है। आपके ये संयुक्त मोर्चा का, आपके लोगों का इस महाराष्ट्र के अंदर चीफ मिनिस्टर तक बनाने की ताकत आपके पास है। उस चीज को समझना आपको। मैं कोई बड़ा उम्रदार नहीं हूं, कोई बड़ा बुद्धिजीवी नहीं हूं। आपके ही बच्चे का उम्र का मात्र 27 साल का एक लड़का हूं जो अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है और मैं अपनी लड़ाई को व्यवस्थित तौर पे लड़ रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस बात को अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के, अपना साथी समझ के, अपना दोस्त समझ के आप मेरी इस बात पे जरूर गौर करेंगे। और एक बार अगर आपने गौर कर लिया तो मुझे आपको ये सारी चीजें सिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग सीखे हैं, आपकी रगों में अपने बाप दादा पुरखाओं का क्रांतिकारी खून बह रहा है, आपके विचारों में
वो विचार पहले से ही मौजूद है, बस उन विचारों को धार देने की जरूरत है। उन विचारों को जिस दिन आपने धार दे दिया और वैसे ही जोश और जुनून के साथ अपने लोगों के बीच में जाके अगर आपने अपनी बात को बोल दिया, मुझे विश्वास है ये लड़ाई आप और हम जरूर जीतेंगे और आने वाले भविष्य को हम जरूर संवारेंगे। और जितने भी आक्रमणकारी लोग हैं जो बाहर से आए हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम भी ऐसे कानून बनाएंगे कि जो बाहर के आक्रमणकारी लोगों ने हमारे चारों स्तंभों पे जो कब्जा करके बैठा है, उन स्तंभों में पुनः इस मूल निवासी बहुजन लोगों का अधिकार होगा, उनके हाथ में शासन सत्ता होगी। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने विचार को यहीं विराम देता हूं और आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप जरूर विचार करेंगे और आने वाला जब भी कार्यक्रम की रूपरेखा सम्मानीय हरीश उइके जी जब भी तय करें, मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये नागपुर में पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी और उन पैर रखने वाले लोग जो यहाँ पर आएंगे वो चुने हुए और आपके द्वारा बनाए हुए वैचारिक योद्धा ही पहुंचेंगे, जो आपकी लड़ाई को आपके साथ मिलकर जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा जोहार। जय संविधान, जय भीम, जय गोंडवाना। डेमोक्रेसीची लढाई ही वैचारिक योद्ध्यांनी लढायची आहे असा विश्वस्त विचार भलावी सरांनी देऊन अतिशय उत्तम भाषेत मार्गदर्शन केले आहे, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक धन्यवाद।